लगभग लगभग आपने सिलेबस पढ़ भी लिया होगा 70-80% तक, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। वैसे भी 100% सिलेबस तो किसी का तैयार होता नहीं, और मैं ये मानता हूँ कि 100% सिलेबस तैयार करना भी नहीं चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पूर्ण हो अपने आप में। किसी का इंग्लिश खराब होगा, किसी का मैथ खराब होगा, किसी का सामाजिक खराब होगा, किसी का आईसीटी खराब होगा। हर स्टूडेंट का 10-15 नंबर का मामला गड़बड़ है। तो आपका भी कोई एक आधा भाग कमजोर है ना, तो उसको लेके आपको ऐसे चिंता में नहीं पड़ना है कि मेरे को गणित नहीं आ रही है या इंग्लिश नहीं आ रही है। वो सभी का ही कमजोर है। इसलिए हर स्टूडेंट का 80 से 90% तक का जो पेपर होता है वो उसकी रेंज में होता है। अब बात ये है कि जो 80-90% की जो रेंज है, उससे हम कितना अच्छा निकाल पाते हैं। अब 100% के चक्कर में क्या हम फेल हो जाते हैं कई बार। देखो सिविल सर्विसेज के जब रिजल्ट आते हैं ना आईएएस प्री का, तो सबसे अधिक पास होते हैं साइंस के बच्चे, और पूरा पेपर होता है आर्ट्स का। 10-15 प्रश्न को छोड़ के 80 सवाल होते हैं कला वर्ग के, और पास होते हैं आईआईटियंस। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये पास कर रहे हैं गणित के बच्चे जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा वो। क्यों? कारण ये है कि वो क्षेत्र पहचानते हैं कि ये 60-70% ये तैयार करना है, 50% कट ऑफ रहती है, 70% ढंग से तैयार करना, 30% वो छोड़ देते हैं। आर्ट्स वाले क्या करते हैं, 100% तैयार करने के चक्कर में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते। जब हम 100% करने का प्रयास करते हैं ना, तो एक भी भाग हमारा अच्छा नहीं हो पाता। तो अगर आपका ऐसे 80-90% तक ठीक ठाक चल रहा है, तो उसको बढ़िया तरीके से करते रहिए। कोई नई पोर्शन कोई कमजोर है तो ठीक है, नॉर्मल पढ़ के छोड़ दो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 21,000 पद है, हिस्टोरिकल पोस्ट है, इतनी बड़े पद वापस आगे 4-5 साल आने नहीं है। और पीछे का अगर आप पास्ट देखोगे, तो भी 21,000 पद L1 को कभी मिले नहीं है। पिछले 4-5 साल में तो नहीं मिले जहां तक मेरी नॉलेज है। 21,000 पद अपने आप में हिस्टोरिक है, पहली बात। दूसरी बात, पूरा नया सिलेबस है। पूरा नया सिलेबस जब भी होता है तो सिलेक्शन जितना आसान होता है उतना सिलेक्शन कभी आसान नहीं होता। रीजन ये होता है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि किस पार्ट में पढ़ना क्या है। उन्होंने सामान्य एक एक पार्ट लिख के छोड़ दिया। भारतीय राजस्थान की अर्थव्यवस्था, मुगल साम्राज्य, आपको पता है ये पार्ट एक एक महीना लेने वाले पार्ट है। ऐसे पार्ट को छोड़ने में फायदा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप पूरा मुगल साम्राज्य पढ़ोगे, 15 दिन लगेंगे, एक सवाल आएगा, वो आएगा महाराणा प्रताप का वो हल्दी घाटी का युद्ध। फिर फिर आप कहोगे एक महीना पढ़ लिया, सवाल ही आया। एक पार्ट दिया राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की पूरी इकोनॉमी पढ़ने में आप खुद से पूछना 1 से 1.5 महीने का समय लगता है। लास्ट में एक सवाल आएगा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? कृषि का। तो ऐसे जो पार्ट है ना, जो प्रश्न एक लेके बैठे हैं और कंटेंट लेके बैठे हैं पूरी किताब का, ऐसे पार्ट की लिस्ट बना के उसको छोड़ने में फायदा रहता है। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ कि 90% तैयारी कौन सी, वो 10% छोड़ने कौन से है। वो 10% ऐसे टॉपिक आप लिस्ट बना के छोड़ दोगे, इसको हाथ ही नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आप सवाल सही कर पाओ, और आपका समय इतना खराब करेंगे कि इतना समय आप किसी दूसरी जगह दोगे तो 5-7 सवाल वहां से आपके प्लस हो जाएंगे। जैसे आपने टीचिंग मेथड को टाइम दे दिया या आईसीटी को टाइम दे दिया, या नहीं है कि पूरी लिस्ट बना दोगे, हैंग छोड़ना है। ऐसा नहीं हो। जैसे 150 प्रश्न आएंगे आपके, है ना, 150 आएंगे। हाँ, 10% तक का आप इधर उधर कर सकते हो। ऐसे नहीं हो कि पूरी लिस्ट तैयार कर दोगे, अपन मार सके हो गया, हैंग छोड़ना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बड़े बड़े पार्ट छोड़ दो, थोड़ा स्मार्ट बनना जरूरी। तो सिविल सर्विसेज के जब रिजल्ट आते हैं ना, तो आईआईटीएंस इसलिए पास होते हैं कि वो वास्तव में स्मार्ट काम करते हैं। उनको पता है कि इस पूरे टॉपिक से एक प्रश्न आएगा, उस टॉपिक को छोड़ दो आप। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनना। तो पहली बात ये कि पोस्ट ज्यादा है, दूसरी बात ये कि सिलेबस पूरा नया है। तो इस नए सिलेबस को तैयार करने में बच्चों को बहुत टाइम लगता है। अभी कोचिंग संस्थान को भी पता नहीं है कईयों को कि पढ़ाना क्या है। अभी जब गाइड्स लेखकों को पता नहीं है कि गाइड में डालना क्या है।
अब जैसे आप राजस्थान के इतिहास में देख लो, प्रमुख व्यक्तित्व दे दिया, ऐतिहासिक घटनाएं दे दी, सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था दे दी, बच्चों को नहीं पता कि इसमें पढ़ना क्या, हकीकत की बात बता रहा हूँ। तो जब फर्स्ट टाइम सिलेबस चेंज होते हैं ना, तो सिलेक्शन सबसे आसान होता है, दूसरी बार सिलेक्शन उतना ही मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे सिलेबस को डिकोड कर दिया जाएगा, एक एक बिंदु गहराई से लिखा जाएगा, टाइम खूब मिलेगा। अभी टाइम नहीं मिला, 4 महीने में हिलने का भी समय नहीं मिला, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कितने परसेंट कोर्स किया है। आप आगे से पीछे तक पूरा सिलेबस चेक करोगे ना, आपको पता ही नहीं कि आपने पढ़ा कौन सा और छोड़ा कौन सा। सामाजिक देखोगे तब लगेगा यार, ये पार्ट एक पढ़ा हुआ, एक छोड़ा हुआ, एक पढ़ा हुआ, एक छोड़ा हुआ, लास्ट में जो मैं कह रहा हूँ ना, आप 80-90% तैयार करना, आप ये तय भी नहीं कर पा रहे हो कि 80-90 हुआ है कि 50 हुआ है। क्यों? क्योंकि सिलेबस नया है। लेकिन यही रीड का होता ना, तो आप कह देते कि कितना तैयार है, कौन से टॉपिक छोड़े हुए। क्यों? क्योंकि वो कई सालों से सेम चला आ रहा है, तो दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल नया सिलेबस है, प्लस नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और तीसरी सबसे खास बात ये भी है कि दो पेपर, दो चरण हो गए ना, तो कई बच्चे पहली बार हो गए। और इसमें भी अब आपके लाख 1.5 लाख के आसपास सीरियस स्टूडेंट है। बाकी वाले जो आपके 2 लाख सर्टिफिकेट भले ही आए, वो L2 के हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस के लिए पेपर दिए थे। उनका L1 से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आंकड़ा आपका बढ़ा दिया गया। L1 में लास्ट में आप देखना, 1 लाख 1.25 लाख बच्चे ही है, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं है। उसमें से भी 20% बच्चे पढ़ाई वाले हैं, तो 25-30 हजार बच्चे और 21 हजार लेने। मतलब आपका सिलेक्शन बड़ा आराम से हो जाएगा, अगर आप 80-90% सिलेबस जो आपके दायरे में है उसको ठीक से पढ़ लोगे तो। बस ध्यान इस बात का रखना कि ऐसे टॉपिक्स में ना फंसे जो बहुत बड़े हैं और सवाल एक आधा जहां से आता है। तो ऐसे टॉपिक्स आप छांट सकते हो आराम से, आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक उस श्रेणी का है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ, जो आप सभी की सबसे बड़ी समस्या है। आप सभी मोस्टली सब लाइब्रेरी में जाते हो या रूम पे पढ़ते हो, तो दो चार साथी साथ में पढ़ते हो। तो आपकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप अपने कंटेंट पे विश्वास ना करके दूसरे के कंटेंट पे ध्यान रखते हो। लाइब्रेरी में चले गए, उसने दूसरी किताब देख लिया आपने, उसका कवर पृष्ठ वगैरह शानदार, उसकी किताब देखते आप उसको पूछते हो कि किताब केड़ी है। कोई आदमी अपनी पुस्तक को खराब क्यों कहेगा? वो कहेगा शानदार है। मतलब आप जाओगे शाम को मार्केट, वो किताब दोगे। अब आपके पास ऑलरेडी एक तो थी, एक आप और लेके आए, अब दो किताबें हो गई। तीसरे दिन किसी के नोट्स थे, किसी कोचिंग सेंटर के, उसी पार्ट के नोट्स केड़ा गए, नोट्स बहुत शानदार है, किताब में वो बात नहीं, ये एकदम क्रीम क्रीम लिखी हुई है, कचरो हटा दी हुई है, मन नहीं लगे कि ये सवाल बाहर जा है, तो मारे ही फोटो कॉपी करानी है। अब आप मार्केट गए, उसकी फोटो कॉपी और एडजस्ट करवाई, एक ही पार्ट के 3 कंटेंट हो गए। ऐसे करते करते टेलीग्राम देखते देखते एक पीडीएफ आ गई। पीडीएफ में लिखा हुआ था कि इस भाग का निचोड़, वो बेटा हेडिंग एडी जबरदस्त दे। आपने उसको भी डाउनलोड कर लिया, और हो सकता है कई तो ऐसे क्रांतिकारी है तो हाथों हाथ जाके प्रिंट करवा के लाएंगे, कहीं इस लाभ से, इस आशीर्वाद से मैं वंचित न रह जाऊं। अब एक ही टॉपिक, 4 कंटेंट, हमें मार सा मन करे मैसेज, सर हाँ अब मैं क्या पढ़ूं? मेरे को पूछ के लाया था? नहीं। किताब है? कौन सी किताब सर? हमारे को नोट्स है। अब सर आप बताओ कि मुझे क्या पढ़ना है। तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कोई भी एक पढ़ ले। तो सर वो कोई भी एक कौन सा होगा? जबकि हम कई दिनों से कह रहे हैं कि कोई भी एक पढ़ लो, आपके पास जो भी गाइड है विश्वास कर लो। क्योंकि जितनी भी किताबें हैं, हर किताब से 70-80% सवाल हर किताब से मिलते हैं आपको, हर किताब से मिलते हैं। 10 से 15% सवाल हर किताब से बाहर जाते हैं। किसी से कोई अलग सवाल बाहर जाएगा, किसी से कोई अलग सवाल बाहर जाएगा, लेकिन लास्ट में अल्टीमेटली आप चेक करना, पूरे पेपर में से 85% आपको, अगर सामान्य पेपर होता है तो हर पॉइंट से मिल जाएगा। आप कोई भी गाइड लेके आ जाओ, किसी भी संस्थान की लेके आ जाओ, आप 4 किताबें पढ़ोगे तो भी 80% सवाल मिलेंगे, एक किताब पढ़ोगे तो भी वही मिलेगी। तो बेहतर ये होता है कि अपने सामग्री पे भरोसा कर लो, अपनी सामग्री के
पर पूरा आंख मूंद के भरोसा करिए, क्योंकि जितनी ज्यादा सामग्री लाओगे आप एक भी सामग्री को ठीक से पढ़ नहीं पाओगे। और पढ़ाई का एक सिंपल सा रूल्स है, जब भी कोई कंटेंट 4 बार, 3 से 4 बार तक नजरों से नहीं निकलेगा, तब तक वो आपको कोई फायदा नहीं देगा। एक बार पढ़ के आप परीक्षा देने जाना, परीक्षा में प्रश्न ऐसे लगेगा जैसे कुछ पढ़ा हुआ सा है। घर जाके देखोगे उसकी अंडरलाइन भी की हुई है, लेकिन आपको वहां पे याद नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने एक बार ही पढ़ा था। 4 किताबें लाओगे तो आप 4 किताबों को 4 4 बार नहीं पढ़ पाओगे। तो भरोसा करके हर पार्ट का मैं हमेशा कहता हूं कि एक एक किताब पास में रखना। कौन क्या पढ़ रहा है वो उसकी चॉइस है। आप अपनी पसंद पे रहिए, आपने जो कंटेंट लिया उस पे रखिए। और मार्केट में ऐसे हाथ पैर मारने से कोई फायदा नहीं होगा। किताबों की लाइब्रेरी बनाने से आपको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। तो इस बात का बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना, आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा समय समान नहीं रहता। जैसा आज चल रहा है वैसा कल नहीं रहेगा। आज आप बड़ी अच्छी स्थिति में हैं, हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों कुछ सालों बाद में आपकी सिचुएशंस चेंज हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ऐसी चीज़ें हो जाती जो हम नहीं चाहते और हम ट्रैक से हट जाते हैं। फिर वो अवसर नहीं मिलता, वो समय नहीं मिलता जो आज मिल रहा है। तो आप कभी भी ये समझने की गलती ना करना कि जैसा आज हमें समय मिला है वैसा सदैव मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता। जैसा आज मिला है वैसा कल नहीं हो सकता। बहुत भाग्यशाली लोग, कम भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको हमेशा समान रूप से समय मिलता है। मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, फ्रांस की क्रांति के दौरान चार्ल्स डिकेंसन, तो डिकेंस ने एक स्टेटमेंट दिया था। ये स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेरित करता है और मैं चाहता हूं कि आप भी इस स्टेटमेंट को अपने टेबल पे लिख लो और उसको हमेशा याद रखना। चार्ल्स डिकेंसन यहीं महान नहीं हुए, उन्होंने एक बड़ी संक्षिप्त लाइन कही थी और इतनी महत्वपूर्ण है कि आप पूरे जीवन का राज उसमें से तलाश सकते हो। ध्यान से सुनना। डिकेंस ने कहा था कि जो बदतर समय है वही बेहतर समय है। जो बदतर समय, बदतर का मतलब सबसे घटिया समय, जो बदतर समय है वही बेहतर समय है। आप इसका थोड़ा सा मतलब समझना कि जब व्यक्ति का बुरा समय आता है, जब सबसे व्यक्ति का बदतर समय आता है, जब सबसे घटिया समय चल रहा होता है, वो सबसे बेहतर समय भी होता है। अब इसका अर्थ समझना आप कि सबसे बदतर जब समय आप होता है, जब आप सबसे बुरे दौर से गुजरते हो, तब आपसे लोग कभी उम्मीद नहीं रखते। लोगों को लगता है कि इसकी पारी खत्म हो चुकी है। आपको अपना कौन है पराया कौन है इसका भास हो जाता है। नकाब उतर जाते हैं, अपना कौन है इसका आभास हो जाता है। फर्जी लोगों का पता चल जाता है और दुनिया की उस वास्तविक वस्तु स्थिति से आप मुखातिब हो जाते हैं। बदतर समय ऐसा बेहतर समय होता है जब आपको दुनिया के प्रति समझ विकसित हो जाती है और ऐसे बदतर समय में ही आप सबसे बेहतरीन तरीके से अपना विकास कर सकते हो। ऐसा बुरा समय होता है जब आपसे कोई उम्मीद नहीं रखता कि आप भी कुछ कर सकते हो। जब आपसे सब ना उम्मीदी, आपसे सब यूं कहिए कि उम्मीदें छोड़ देते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, बस आपके मरने का, आप यूं कहिए कि आपके ख़त्म होने का इंतज़ार किया जाता है कि ये इसका करियर ख़त्म हो गया। और वो ऐसा समय होता है जब आप बेहतरीन तरीके से ग्रोथ कर सकते हो आप अपने आप को ऐसी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हो जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका एक साथ सभी को जवाब मिल जाता है। तो हम व्यक्ति जितने भी आज ऊंचाइयों पे खड़े हैं, जितने भी व्यक्ति आज चोटी पे खड़े हैं, जो व्यक्ति आज टॉप पर हैं, वो सारे व्यक्ति बदतर समय से होकर गुजरे हैं और उसी बुरे समय से वो बेहतर निकाल के लेके आए और आज उनको दुनिया जानती है। आप एक सिंगल एग्जाम्पल मुझे नहीं दे सकते जो हमेशा अच्छे समय से गुजरा हो। तो जब भी बदतर समय आता है तब समझ जाना कि यही बेहतर समय है आपको ग्रो करने का। तो बदतर समय ही बेहतर समय होता है, क्योंकि बढ़िया समय जब आता है तब व्यक्ति कभी ग्रो नहीं कर पाता, उसको दुनिया की सच्चाई पता नहीं चलती, वो भ्रम में जीता हुआ है, वो हमेशा उस गलत फहमियों में जी रहा होता है जो झूठी है।
लेकिन उसको खुशफहमियाँ लगती है। लेकिन जैसे ही बुरा समय शुरू होता है तभी उसको पता चलता है कि वास्तविकता क्या थी, और फिर ग्रो करने का समय मिलता है। तो चार्ल्स डिकिंसन ने ये जो शब्द कहे थे काफ़ी मुझे प्रेरित करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका बुरा टाइम चल रहा है तो यकीन रखना यही वो समय है जब अपने आप को आप साबित कर सकते हो, यही वो समय है जब आप ग्रो कर सकते हो, यही वो समय है जब अब आप अपने आप को स्थापित कर सकते हो। ये 1 साल इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए कहता हूँ कि आप अगर 15 घंटे 12 घंटे भी पढ़ोगे ना तो भी कम है इस समय। ऐसे महत्वपूर्ण समय में भी आप छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर यूट्यूब पे कमेंट सेक्शंस में और विभिन्न प्रकार के माध्यम से भटकते रहते हो। कभी यूट्यूब पे भटक रहे हो, क्यों इतना भटक रहे हो? इतना इम्पोर्टेंट समय आया है, ये बेहतर समय को क्यों नहीं आप बेहतर बना रहे हो? मेहनत कीजिए आप, और जितना हो सकता है उतना ज़्यादा अध्ययन कीजिए। 1 साल आपके हाथ में, फिर 3 साल बाद पता नहीं क्या होगा।